हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आज हम लोग बात करेंगे कि हिंदी के मॉडल पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। 18 फरवरी 2026 को आपको जो पेपर मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से आपका पेपर आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने आ गया है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2025 से 26 कक्षा 10 विषय हिंदी। पहले तो समझते हैं कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, वो देखिएगा। पूर्णांक 70 नंबर का है। समय 3 घंटा 15 मिनट। निर्देश क्या होंगे अभी देख लीजिएगा, यही होंगे वहाँ पर भी। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये आप 15 मिनट का टाइम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हो? ये आप टाइम ऐसे बचा सकते हैं कि आप वहाँ पर पहले से ही पेपर को समझ के जाइएगा, तो सीधे लिखना स्टार्ट कीजिएगा अपना। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 भाग खंड आ और खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। जो भी आपके खंड आ में 20 विकल्प होंगे उसको OMR पर करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, प्रयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर खंड आ आता है। ये आपको कॉपी पर नहीं, ये आपको OMR शीट पर करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि पहला तार सप्तक कब हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बता देंगे। देखिए, पहला हुआ था 1943 में। ये पहला तार सप्तक हुआ था 1943 में। दूसरा तार सप्तक हुआ 1951 में, ये दूसरा हुआ। तीसरा तार सप्तक हुआ 1959 में और चौथा तार सप्तक हुआ था 1979 में। ये चारों तार सप्तक हो गए हैं। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। अगला देखेंगे क्वेश्चन। सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी पल्लव। पल्लव हो जाएगी सुमित्रानंद पंत जी की रचना। अब बताइएगा आप लोग, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी। हम आपसे पूछे, बताइएगा साकेत, तो साकेत हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त। कॉपी पर लिखिएगा उनको सही से, हल कर लीजिएगा पूरा पेपर। आप लोग हल करवा दूंगा पूरा पेपर। उर्वशी, उर्वशी हो जाएगी आपकी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी उर्वशी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी क्रम में देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। याद कर लीजिएगा, ये छायावाद की विशेषता है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि युद्धों का वर्णन, ये किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है आदिकाल की। काय की विशेषता है? ये आदिकाल की विशेषता है। आदिकाल की विशेषता है। अगर आपसे पूछे यथार्थ चित्रण, ये किसकी विशेषता है? तो यथार्थ चित्रण विशेषता है प्रगतिवादी प्रगतिवादी युग की। ये है प्रगतिवादी युग की विशेषता। और भक्ति की प्रधानता पूछे तो ये हो जाएगा आपका भक्ति काल। ये हो जाएगी भक्ति काल की प्रधानता है इसमें, तो मतलब भक्ति काल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये भक्ति काल की विशेषता है। चारों ऑप्शन क्लियर कीजिएगा, कॉपी पर इनको लिखिएगा भी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग से संबंधित। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? मतलब इलाचंद्र जोशी ने किन विषय की कहानी पर फोकस किया है? तो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। किस विषय पर? मनोवैज्ञानिक पर। सन ये 1018, ये हो जाएगा 1918 से 1936 तक का समय क्या है? ये पूछा है। 1918 से 1936 तक का समय क्या है? ये पूछा गया है। तो ये प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, ये लगभग आसपास के ही तीनों हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी को करेंगे हम राइट आंसर। आगे देखिएगा आप लोग, 9 नंबर में कह रहा है मिलान कीजिए। देखिए, कफन कहानी है प्रेमचंद की, ठीक है। मेला आंचल ये है आपका फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ठीक है। उसने कहा था, ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चित्रलेखा है भगवती शरण वर्मा। ये हो जाएंगी मैचिंग, इसकी हो जाएगी। आप मैच कर लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, और आप लोग इनको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास है? सेवा सदन ये उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी ये भी एक उपन्यास है। कफन उपन्यास नहीं है, कफन है कहानी। कफन क्या है? कफन एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। और चित्रलेखा भी एक उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर उपन्यास कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 4, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अच्छा ये बताओ कि निर्वेद जो है वो किसका स्थायी भाव है? निर्वेद हो जाएगा शांत रस का। किसका हो जाएगा? शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। हास हो जाएगा हास्य रस का। हास्य रस का स्थायी भाव हास। और रत हो जाएगा श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रत। सारे ऑप्शन क्लियर किए मैंने यहाँ पर आपके लिए। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा गया है। अब देखो समझो बात को, यहाँ पर अलंकार देखो, जहाँ पे मनो मनु, ठीक है, ज्यों त्यों, मनो मनु, ज्यों त्यों, जानो, ये शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखिएगा हम लोगों ने उत्प्रेक्षा समझा है। अब जैसे लिखा हुआ है आपके सामने उपमा अलंकार, ये क्या होता है? जैसे इसमें दे देगा आपको, कह दे इसमें कि चांद सा सुंदर मुख। क्या कह दे? चांद सा सुंदर मुख। पूछे आपसे कौन सा अलंकार है, तो क्या बताओगे? उपमा है। आपसे कह दे हरिपद कोमल कमल से। क्या कह दे? हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे होता है रूपक अलंकार, क्या होता है वो समझो, रूपक भी समझ लो। रूपक अलंकार होता है जैसे आपसे कह दे, आपके पाठ में पहला ये कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें रूपक हो जाएगा। आपके हिंदी काव्य के दूसरे पाठ में है उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये धनुष भंग का है, इसमें भी रूपक है। जैसे श्लेष क्या होता है वो भी समझो, श्लेष भी बता देता हूँ, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। श्लेष में जैसे दे दिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? श्लेष का हो जाएगा। इनको सही से समझिएगा, कॉपी किताब को देखिएगा और 18 फरवरी के लिए तैयार रहिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? देखिए सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं रोला में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगर आपसे कोई पूछे चौपाई के बारे में तो आप बताएंगे कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16-16 मात्राएं हर एक चरण में होती हैं, वो होती है चौपाई। अब आप पूछे दोहा सोरठा, तो देखिए दोहा और दोहा का उल्टा होता है सोरठा, ये आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, और दोहा में क्या होता है? दोहा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे में उसको 13-13 फिर 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उल्टा होता है आपका सोरठा। कौन सा होता है? सोरठा होता है। और सोरठा में 11 और 13-13 मात्राएं, इस प्रकार से इसका उल्टा होता है। ये पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे में 11, इसी प्रकार से इसमें सोरठा में होता है। मैंने आपको चारों एग्जाम्पल देकर समझाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रहार, इसे बना हुआ है प्र प्लस हार, तो आप देख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा प्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर देखिएगा, सॉरी 15 नंबर है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है? क्या लिखा हुआ है? पंचतंत्र, यही तो है। पंच का मतलब क्या होता है? 5, मतलब क्या है? यह है गिनती। जब भी गिनती आ गया है तो वहाँ पे होता है द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु। जैसे आपसे कह दे चौराहा, क्या कह दे? आपसे कह दे चौराहा, तो यहाँ पर 4 आ गया। आपसे कह दे शताब्दी, क्या कह दे? शताब्दी, 100 आ गया शताब्दी। तो ये समझ लीजिएगा, ये होता है आपका द्वंद, ये द्विगु। अब द्वंद मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा द्वंद भी समझ लो। जैसे द्वंद है, इसमें लिख दिया उन्होंने माता पिता, माता पिता, इसका मतलब हो गया माता और पिता, और का लोप होता है, मतलब और चिन्ह जो होता है वो छिपा होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं भाई बहन, तो भाई और बहन। ठीक है, तो इसमें होता है आपका द्वंद्व समास। आगे देखते हैं। अगला आपके सामने लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं? 8। अच्छा, 8 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं जानना चाहोगे? एक तो होता है आपका विधानवाचक, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं असर्टिव। अंग्रेजी बता रहा हूँ, ध्यान हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस कहते हो। एक होता है निषेधात्मक, निषेधात्मक, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं निगेटिव, निगेटिव कहते हो। 2 हो गए। एक होता है आपका इंटेरोगेटिव, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो बताओ कितने हो गए? विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, 3 तो ये हो गए, बचे 5, वो भी बता देता हूँ। एक आपका होता है, समझो 3 हो गए, चौथा देख लीजिए। एक होता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। 5वां होता है आपका आज्ञावाचक। ठीक, 6 नंबर हो जाएगा आपका इच्छावाचक। 7 नंबर हो जाएगा आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक। और 8 नंबर आपका हो जाएगा संदेहवाचक, संदेहवाचक। तो समझ गए आप लोग, 8 प्रकार होते हैं, मैंने 8 प्रकार आपको बता दिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अश्रु। आँख का क्या होता है? ये होता है अच्छी, ये होता है आँख का, या नयन भी होता है, ये भी आँख का ही होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आपसे कह रहा है कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य मतलब समझिए, वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है पैसिव, एक्टिव पैसिव समझिए। तो पैसिव को इंग्लिश में कहते हैं वाच्य, पैसिव होता है उसे हिंदी में कहते हैं वाच्य, वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं पैसिव। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, बता देता हूँ तीनों। एक होता है कृतवाच्य, कृतवाच्य, ठीक है। एक होता है आपका कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ये 3 होते हैं वाच्य। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है। समझ गए आप लोग? 3 बता दिए हैं। आगे लिखा हुआ है कि ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति होती, चौथी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है ताव्य। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ठीक, ये समझो। जैसे शब्दों में सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य, बचपन, कोई, उपयुक्त, सभी। देखिए कोई जो है ये है सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? ये आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
नाम भी बता रहा हूँ मैं आपको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बचपन क्या हो जाएगा? बचपन आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये आपकी है भाववाचक, ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अब ऐसे लिखा हुआ है मनुष्य, मनुष्य क्या है? तो मनुष्य आपका हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा मनुष्य। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए मनुष्य किस, ठीक है, तो मनुष्य एक जाति का वो कराता है यहाँ पर, तो ये भी संज्ञा है और बचपन भी आपकी संज्ञा है। और आपसे पूछा गया सर्वनाम है, तो सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा कोई। कोई क्या होगा? सर्वनाम। ये 20 क्वेश्चन तो थे आपके ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा आप लोग आगे समझिएगा क्या होता है। पार्ट बी खंड में क्या आता है समझो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ समझा दूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, पूरा पेपर समझ के जाइएगा, बस करके आइएगा पेपर। फिर आप लिखा हुआ है खंड बा वर्णात्मक तस्नीय। इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी पर आपको ये क्वेश्चन करने होंगे, कॉपी मिलेगी। देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने प्रश्नों का? 3 प्रश्नों का। ये 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है। और समझ लो थोड़ा सा भी, अथवा, अथवा है, ठीक है। अथवा का मतलब क्या है कि चाहे तो आप, समझिए बात, चाहे तो आप इसको कीजिएगा, चाहे तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक, और चाहे आप इस वाले को कीजिएगा, इस वाले को, तो ऊपर वाले को नहीं करेंगे, दोनों में से सिर्फ एक करना है। बात समझिए आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई एक कीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर आपने इसको कर लिया है तो आप इसको नहीं करेंगे, एक करना होता है। 6 नंबर का है, देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यही तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, और ये कितने नंबर का ये भी देख लो, साथ में ये भी देखते हुए चलो। मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तभी तो 6 नंबर के हैं क्वेश्चन, ये बात है। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अच्छा, संदर्भ आपको लिखना है। अब आप संदर्भ में लिखेंगे क्या? अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको ये भी नहीं पता ये कौन सा पार्ट है, तो संदर्भ में क्या लिखोगे? तो इसलिए अपनी किताब को पढ़ो, पहले समझो कौन सी पार्ट का है। और दूसरे में कह रहा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, तो ये पाठ कौन सा है? देखिए यहाँ पर भी लिख दिया है उन्होंने, संकेत मिल गया आपको यहीं पर। भारतीय संस्कृत पाठ है आपका, कौन सा है? भारतीय संस्कृत, ये पाठ का नाम है। लिखोगे कि प्रस्तुत, लिख के दिखा दूँ क्या? लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ लिखा जाता है, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति, इसे कॉमा लगा दीजिएगा ऊपर, ठीक है, से अवतरित किया गया है, अवतरित किया गया है। इतना लिख लिया, इसके आगे और लिखना है, इतना लिख लो पहले, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं, फिर आगे लिखेंगे कि प्रस्तुत, इसी में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड के लेखक। आपने पढ़ा होगा, बताइए लेखक कौन है इसके? प्रस्तुत गद्य खंड के लेखक बताओ कौन है? नहीं पता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इतनी बात लिखने के आपको पूरे मिल जाएंगे 2 अंक। कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिल गए आपको। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, सारा बता दूंगा, ये कॉपी पे लिखना है आपको। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? समझ रहे हो बात? क्यों कहा है बताओ। और अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? इसलिए कहा हुआ है क्योंकि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। वैसे यहाँ भारत में थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार के, हर धर्म के, हर जाति के आपको लोग मिलते हैं। इसीलिए लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह कहा है। लिख गया बात। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो लिखा हो रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, इसके लिए भी 2 नंबर मिलेंगे, इसके लिए भी 2 नंबर मिलेंगे और इसके लिए भी 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर देंगे तो समझ लीजिएगा हो गया अच्छा पेपर। रेखांकित अंश क्या है? इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। इतनी लाइनों का आपको करना है ये रेखांकन की व्याख्या। अब जो भी एग्जामिनर है वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप इन्हीं लाइनों से लिखें, गहराई को समझिए मेरी बात को। वो चाहता है कि आप पूरे पाठ का आपको जो सारांश हो, आपको जो भी आप लिख सकते हैं, आप मेरे हिसाब से आप वो लिखिए जो आपको सेटेबल लगे, बेहतर लगे। लेकिन उसमें ज़्यादातर विशेष चीज़ इस पर गौर इस पर कीजिएगा। आप लिखेंगे कैसे, मैं वो भी समझा देता हूँ। आप लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं या लेखक कहता है कि, इतना लिखोगे ऐसे कि लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि, ये लिखा हुआ इन विभिन्नताओं को देखकर, कि भारत की विभिन्नता को देखकर, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के अनेक जातियों के ठीक है लोग रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है। इस पाठ में या लिखेंगे इन पंक्तियों में या इन रेखांकित पंक्तियों में या इन रेखांकित पंक्तियों में लिखेंगे कि इन रेखांकित पंक्तियों में लेखक ने भारत की संस्कृति के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया है। इस क्वेश्चन को अगर आप बनाकर भी लिखते हैं तब भी आपको नंबर मिलेंगे। और लिखेंगे कहाँ से? ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहला समझाया। अब ये समझो, अब इसको भी तो समझना है, ये भी समझो अथवा वाला। अगर आपने उसको कर लिया है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने, समझना बात, अगर आपने इसको नहीं किया है, अगर आपने इसको नहीं किया है, आपने ये छोड़ दिया है, तो फिर आपको ये वाले करने की ज़रूरत है। मैं ये भी समझा देता हूँ। देखो, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए। संदर्भ किस लिखेंगे? एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर संदर्भ की, इस प्रकार से ड्रेस करके, और लिखना यहाँ से शुरू करेंगे कि प्रस्तुत, यहाँ से क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिखो, हिंदी के, और ये पाठ कौन सा है, क्या लिखूं, कौन सा पाठ है, क्या लिखूं, ये वाला पाठ है। हिंदी के क्या लिखूं पाठ से अवतरित किया गया है। आगे और लिखो, इसमें बोल रहा हूँ मैं कि प्रस्तुत गद्य खंड के लेखक, लिखो प्रस्तुत गद्य खंड के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। बस इतना लिख दो, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको इस बात को लिखने के। तो आप लोग क्या समझे कि अपने पाठ को देख लीजिएगा, 2 नंबर संदर्भ से प्राप्त कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपके सामने अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या भी इसी तरीके से लिख देनी है, मैंने बताया था। और प्रस्तुत गद्यांश, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। मतलब इसमें यहाँ पर लेखक कहना ये चाहता है, लिखेंगे कि लेखक कहता है कि, ये लिख देंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि लेखक कहता है कि समय के साथ साथ चीज़ों में भी परिवर्तन आता जाता है। जो आज वर्तमान के हिसाब से चल रहा है वो एक दिन उसका अतीत हो जाता है। इसी प्रकार उसको बना कर लिख देंगे। इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है।
अगला है कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का मतलब क्या होता है, इसका आपको अर्थ लिखना है। देखिए, प्रगतिशीलता का मतलब होता है कि समाज हो गई या आपकी राजनीति हो गई या कोई व्यक्तिगत जीवन में सुधार है या बदलाव की या उन्नति की वकालत करते हैं आप, या आप ये नहीं देखते हो कि रूढ़िवादी विचार चल रहे हैं, इनके आप खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रगतिवाद किसे कह सकते हैं कि इन सभी पुराने ख्यालातों से निकलकर हम आज की आधुनिक दुनिया को समझें, आज की आधुनिक नीतियों को देखें, हम लोग आज के सामाजिक न्याय की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रगतिशीलता के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से इसको भी बना के लिख देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप पहले क्वेश्चन में इसे नहीं लिखेंगे तब आप इसे लिखेंगे, या आपने अगर इसे लिख दिया है पहले को तो अब आप, अगर आपने पहले को लिख दिया है तो आप दूसरे को नहीं लिखेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि 6 नंबर आपने समझ लिया है। ये 6 नंबर का दूसरा समझो। दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में कहता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों का, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। या अथवा ये वाला कीजिए। अब देखिए व्याख्या में भी ऐसा आ रहा है, अथवा ये वाला कीजिए चाहे, इसमें भी, ये भी 6 नंबर का है। तो पहले आपको ये नहीं कि आपने पहला देखा और हल करना शुरू कर दिया, नहीं। दूसरे नंबर पर आपको पता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करना होता है, तो आप पहले देख लीजिए कि आपको अच्छा इनमें से आप क्या कर सकते हैं। पहला वाला कर सकते हैं अच्छा, या आप इस सेकंड वाले को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं करना है, अगर इसको नहीं करना है तब ही आप इसको करेंगे। अगर आपको इसको नहीं करना है, ये नहीं आप करना चाहते हैं, तो आप अथवा वाले पे जाइए, तो आप इसको कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो, दूसरा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? पहले पद्यांश पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, भाव तो सो ही मेरो रसवान, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी, और या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धराऊंगी। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले तो लिखना है आपको संदर्भ। देखिए संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लिखो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये कौन सा पाठ है पता है आपको? नहीं पता है? ये है रसखान के सवैये। कौन सा पाठ है? ये रसखान के सवैये, ये पाठ है आपका। लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसखान के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। नामक लिखो, कॉपी पर लिख लो, नामक शीर्षक से अवतरित है। यहाँ तक हो गया? आगे लिखो इसी में, प्रस्तुत पद्यखंड के लेखक, प्रस्तुत पद्यखंड के लेखक रसखान जी हैं। कौन है? रसखान के सवैये, तो रसखान नहीं लिखा है। हो गया? इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इतनी सी बात पर। अब आगे समझो। आगे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है, इसके बारे में ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले मैं इसकी व्याख्या समझा देता हूँ। देखो, मोर पखा सिर ऊपर रखियों मतलब गोपिकाएं। आप देखो इसमें बात की गई श्री कृष्ण के बारे में, गोपिकाएं जो है वो क्या कह रही हैं उनके बारे में वो समझो। मोर पखा सिर ऊपर रखियों कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने ऊपर लगाते हैं, इसी प्रकार से गोपियाँ कहते हैं कि इसी प्रकार से मोर के पंख हम लोग भी अपने सर के ऊपर लगा लेंगे। गुंज की माल गरे पहिरोंगी मतलब गूंज होता है, तो गूंज एक मोती होता है, कि गुंज की माल, कि उन गुंज के मोतियों की माला जो है गले पहिरोंगी, अपने गले में पहनूंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भी अपने गले में पहनते हैं, तो मैं श्री कृष्ण की तरह अपने गले में ये माला पहनूंगी, गूंज की माला। 2 चीजें हो गई। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी मतलब पीताम्बर कहते हैं पीले वस्त्र को, कि जैसे श्री कृष्ण जी जो हैं पीला कपड़ा पहनते हैं, उन्हीं की तरह हम पीला कपड़े को पहनकर ले लकुटी वन गोधन गवारन संग फिरूंगी, लाठी को लेकर वन गोधन गवारन संग फिरूंगी, जंगलों में ग्वालों के साथ घूमूंगी। कौन कहता है? गोपिकाएं। भवतो सोहि मेसो रसवान, सो तेरे कहे सब स्वांग रसो करूंगी,
और गोपिकाएं कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, सारे जैसी क्रियाएं तुम करते हो सेम वही हम करेंगे। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धराऊंगी, कि लेकिन ये जो आप मुरली हैं, जो मुरली बांसुरी जिसे कहते हैं, जो आप अपने होंठों पे रखे रहते हैं, इस बांसुरी को हम कभी भी अपने होंठों पे नहीं रखेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं गोपिकाएं कह रही हैं। ये चर्चा हो रही है गोपिकाओं के बीच, तब ये श्री कृष्ण की आप बात, मतलब श्री कृष्ण से प्रेम के भाव में ये बातें कही जा रही हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए कहा गया है, तो इसमें लिखोगे कि प्रस्तुत, या लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखोगे, आप लोग हेडिंग डाल दोगे पहले कि रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य में गोपिकाएं कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की तरह कपड़े पहन लूँगी, उनकी तरह सर पर मोर के पंख लगा लूँगी, गले में माला पहन लूँगी, उनकी तरह हर प्रकार के कार्य करूँगी, लेकिन हमारी सौतन, मतलब गोपिकाओं की सौतन है, वो उन्हें सौतन मानती हैं बांसुरी को, ठीक है, कि सौतन जो है बांसुरी, उसको कभी भी अपने होठों पे नहीं रखूंगी। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको, समझ गए। आगे कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है, तो यही है पूरी चीज लिखेंगे कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल, लिखोगे व्याकुल गोपियों ने, पूरी कंडीशन बता दोगे जो मैंने आपको व्याख्या बताई है अभी, उसको आप लिख दोगे ये अनुकरण करना चाहा है। लेकिन वही एक चीज़ मना किया, एक चीज़ का विरोध किया है कि जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसको कभी भी अपने होठों पे नहीं रखेंगे। पूरे 6 अंक मिलेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, पूरे 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। आगे देखो, अगर आप ये नहीं करना चाहें जो मैं बता चुका हूँ, तो आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे इसको करेंगे तब, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया है तो आप इसको नहीं करेंगे, को ये करना होता है। देखो, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह सजायो अतिहित सात खबावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत सिदात, असूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। चाहे अगर आपने गोपिकाओं वाला कर लिया है, वो वाला रसखान वाला, तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर उसको नहीं किया है तब इसको करेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन ये है, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तीनों समझा दूंगा मैं, समझ लो। पहले तो इसका अर्थ समझेंगे, इसका मतलब क्या है, कौन सा पार्ट है, वो तो बात की बात, अर्थ क्या है। अब पार्ट कौन सा है, बात की बात क्यों भाई, पार्ट तो आपको पता होना चाहिए। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये पाठ है आपका सूरदास का लिखा हुआ, पहला पाठ सूरदास के पद, ठीक है, पढ़ाता हूं मैं, सुनो। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पाठ में क्या है, गोपिकाएं कहती हैं, नहीं गोपिकाएं नहीं कह रही हैं इसमें, श्री कृष्ण कह रहे हैं ऊधो से। ऊधो जो उनके मित्र हैं उनसे कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि है उद्धव जी, मैं अब ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। कौन कहता है? कृष्ण कहते हैं उद्धव से, है उद्धव मैं अब कृष्ण जी को भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, कि वृंदावन जो जगह में रहते थे, वृंदावन में जो भी गोकुल थे, वन थे, बगीचे थे, उन सभी की जो छाई थी, जो छाँव में बैठते थे, उनको हम भुला ही नहीं पा रहे हैं। प्रात समय मतलब सवेरे होते ही जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, कि माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर हमें जो सुख मिलता था, अब वो हमें सुख नहीं मिल रहा है। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, वो हमें माखन रोटी और दही बड़े प्रेम, हित मन बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिदात, और हम पूरे दिन गोपिकाओं के साथ, ग्वाल बाल मतलब गाय चराने वाले लड़कों के साथ खेलते रहते थे, पूरे दिन हंसते रहते थे और उन लोगों से नाराज भी होते रहते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के लोग धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण के जैसा प्रेमी मिला हो। इसका तो ये मतलब हुआ, मतलब तो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। आप देखो संदर्भ किस हिसाब से लिखोगे, पूरी बात यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको, लास्ट तक बने रहना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक भी आपका डाउट अगर रह जाए वीडियो के बाद, तो आप वीडियो को लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट भी कर देना कि समझ में नहीं आया, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डाउट रह नहीं जाएगा,
पूरा क्लियर कर दूंगा, परेशान ना हो। और अगर आप और हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है वो पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बता दो कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। ये देखो, संदर्भ लिखना है, मैं लिख के दिखाता हूँ। संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ हेडिंग पड़ गई है, यहाँ से लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, लिख लेना अपने आप, हिंदी के सूद के पद नामक शीर्षक, या खाली अगर पद लिखा है तो पद लिखो, पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया, लिख दो, मैं बता रहा हूँ, से अवतरित किया गया है। आगे और लिखो, प्रस्तुत पद्य खंड के रचयिता सूरदास जी हैं। बस हो गया, 2 नंबर हो गए आपके पक्के। आगे देखो, कह रहा है रेखांकन अंश की व्याख्या मैंने पूरी बता दी कि प्रस्तुत पद्य खंड में श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र को नहीं भूल पा रहे हैं और उद्धव जी से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि मैं वहाँ की चीज़ों को भूल नहीं पा रहा हूँ। यही लिखना है, वहाँ की चीज़ों में वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूँ। सुबह होते ही मेरी माता यशोदा और बाबा नंद जी जो हमें जो सुख मिलता था उसको मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। माखन रोटी जो दही से मतलब माखन रोटी दही खिलाते थे, बहुत याद आती है। इस प्रकार से आप बना कर लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको पूरी व्याख्या समझाई अपनी भाषा में, इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें स्मृत नहीं होती हैं। विस्मृत नहीं मतलब भूलते नहीं हैं, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, इन चीज़ों को वो भुला नहीं पा रहे, वही अपनी भाषा में बनाकर लिख दीजिए, पूरे 6 नंबर पाइए। अच्छा, अभी बच्चों ये देखिए आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा क्या है अभी तक, 20 विकल्प। पहले में हमारे सामने 6 नंबर का था, 2 दिए गए थे पैराग्राफ, 2 में से कोई एक करना था, ये तो पढ़ा हमने अभी तक। लेकिन हमने दोनों पढ़ाया आपको कि आप कोई सा भी कर लीजिए, कोई एक। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में आपको कोई 2 पैराग्राफ दिए गए, उनमें से आपसे कहा कोई सा आप एक कर लीजिए, चाहे वाला कोई एक कर लीजिए, ये पढ़ा हमने। और अभी तक हमने 6 + 6 मतलब हमने अभी तक 12 अंक का पढ़ा है। कितने अंक का? अभी तक हमने केवल 12 अंक का पढ़ा है 50 में से। 20 के 2 विकल्प पढ़े हैं, 12 का ये, तो कितना पढ़ा? अभी हमने 32 नंबर का पढ़ा। पेपर हमारा है 70 नंबर का। बाकी चीज़ें कब पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, देखते रहो लास्ट तक। देखो, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, पूरा देखो सामने लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का ये आता है? 5 नंबर का। संदर्भ लिखो 2 नंबर का, 3 का अनुवाद करो, 5 हो गए। अथवा इसका करो, अथवा मतलब इसका भी कर दो, चाहे 2 में से किसी एक का अनुवाद करना है। अच्छा, 2 नंबर किस हिसाब से डालोगे मैं बता दूं। सबसे पहले आप लिखोगे संदर्भ, ठीक है, क्या लिखोगे? संदर्भ लिखोगे, पहली हेडिंग डालोगे संदर्भ। पहला लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश ही तो है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, क्या नाम है? संस्कृत दिग्दर्शिका, ये लिखते हो इसी प्रकार से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के, ये पाठ हो जाएगा आपका यम नगरी विवे धर्माणाम, ये है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, इतना लिखने के। अब आपका है, इसमें पूछा गया है उसका हिंदी अनुवाद, आप दूसरी हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद का, हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद, आप दूसरी हेडिंग ये डालोगे। अब अगर इसमें आप इसका अर्थ लिखोगे तो 3 नंबर अर्थ के मिलेंगे, तो हो जाएंगे 5 नंबर। कैसे? अर्थ कैसे, अनुवाद कैसे लिखोगे? पढ़ा रहा हूँ, देखो सुनो। इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों के संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध लिखोगे, उसमें महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य माने शंकराचार्य, कबीरा माने कबीर, गोस्वामी तुलसीदास माने गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा वहवा महात्मा अत्यागत्य सुयान विचारान प्रसारयान। इसका मतलब समझो कि यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक, चा माने और अनेक, वहवा माने बहुत से, महात्मा माने महात्मा ने,
अत्रागत माने यहाँ आकर, सुयान विचारान प्रसार्यान अपने अपने विचारों को फैलाया, न केवलम दर्शने केवल दर्शन के क्षेत्र में नहीं, साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाच कृते लोके विस्तृता, बल्कि कला क्षेत्र में भी, सुनो, ना केवल दर्शन में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्पकलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अतभ्य कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पहनते, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश देश में हर जगह पहनी जाती हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई, हिंदी अनुवाद। तो अगर आप इसमें से इसका हिंदी अनुवाद और इसका संदर्भ लिख दोगे तो आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर ये पाठ नहीं आता है तो आप अगला वाला लिख दो। अगला क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो अगला वाला पाठ आपका है, इसको देखो, अगर ऊपर वाले को यहाँ पे नहीं करोगे, बात समझो, अगर आपकी इच्छा है कि मैं इसको नहीं करूँगा तो आप इसको करेंगे, और अगर आपकी ये इच्छा ऐसी इच्छा है कि मैं इसको करूँगा तो आप इसको नहीं करेंगे। मैं पूरा बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो इसमें आप लिखोगे संदर्भ, क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे। संदर्भ किस टाइप से लिखोगे, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक है, आपके संस्कृत दिग्दर्शिका नाम है, या देखिए आपके संस्कृत का अलग परिचायिका कहते हैं, संस्कृत दिग्दर्शिका, आप ये कंफर्म कर लीजिएगा आप, ठीक है, अपनी देख लीजिएगा किताब में, क्योंकि मेरे पास ये हिंदी की बुक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये पेपर है, आपका इम्पोर्टेंट पेपर है। लिखा है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, नवाम शक्ति चा प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्तयुक्तं कल्याणकारी चा तदत्र सहर्षं गृहीत भवत्, एतस्याः संस्कृतशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं, तद्यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेत। इतना लिखा हुआ है। इसका ये कौन सा पाठ है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये मुझे तो पता लग गया, ये भारतीय संस्कृत पाठ है आपका। कौन सा ये पाठ है, भारतीय संस्कृत। अब आपको पता नहीं लग पाया तो उसके मतलब आपकी तैयारी नहीं बची है, ये आपका पाठ है। संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखा जाता है, इसमें कोई लेखक नहीं होता है, इसमें लेखक नहीं लिखा जाता है। इतनी बात लिखने के, किस पाठ से लिखा गया है, इतनी बात लिखने के आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, इतनी बात लिखने के आपको 2 अंक मिल जाएंगे। बस आगे बात समझो। हिंदी अनुवाद भी समझ लो, इसका मैं आपको हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद डालेंगे। हिंदी अनुवाद में क्या है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, कि हमारी संस्कृत हमेशा गतिशील जानी जाती है। मानव जीवन को संस्कृतों में संवारना, ऐसा मानव जीवन को संवारना ऐसा यथा समयाम नवाम नवाम विचारधारा स्वीकरोत, ठीक है, ऐसी समय समय पर नई नई विचारधारा स्वीकार की जाती है। आगे लिखा हुआ है नवाम शक्ति चा प्राप्नोत, जिससे नई शक्ति प्राप्त होती है। अत दुराग्रह नास्त, यहाँ दुराग्रह नहीं मतलब दुराग्रह करना मना है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी चा तदत् सहर्षम गृहीत भवत, यहाँ पे क्या है, युक्त युक्तम कल्याणकारी चा तदत् सहर्षम गृहीत भवत, यहाँ जो भी युक्त होता है कल्याणकारी होता है उसको ग्रहण किया जाता है। एतस्या संस्कृति एतस्या गतिशीलताया रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा, सभी के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और दृढ़ता, ये यहाँ का कह सकते हैं गतिशीलता का रहस्य है। तो इस प्रकार से अगर आप इसका अर्थ लिखते हैं तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। और अगर इसका संदर्भ लिखते हैं, संस्कृत में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ पाठ का नाम लिखने से 2 नंबर मिलते हैं। लेखक का नाम इसमें नहीं होता है, नहीं लिखना होता है, ठीक है, सिर्फ पाठ का नाम लिखने से आपको
इसमें मिल जाते हैं 2 अंक। तो मान लीजिए आप संस्कृत नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप पाठ तो पक्का याद ही कर लीजिएगा। अब आगे देखो अगला 4 नंबर भी समझो। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चाहे तो इसका और चाहे इसका, किसी एक का। अगर आपने इसका किया है तो इसको नहीं लिखेंगे, और अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप इसको लिखेंगे, किसी एक को। लेकिन मैं बता दोनों दूंगा। ये भी वही है। पहले क्या लिखोगे? संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। और फिर क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद 2 बातें लिखनी होती हैं बस। इसको लिखने के 2 अंक, इसको लिखने के 3 अंक, 5 अंक का ये भी आता है। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। तो हम पहला देखेंगे, लिखा हुआ है माता गुरुतरा भूमे खात पितो पितोचत चतरस्थता मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात। इसका मतलब क्या है? ये पाठ कौन सा है? ये वाला जो है वो किस पाठ से लिया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर ये किस पाठ का है, मतलब इसका आप संदर्भ लिखेंगे तो किस पाठ का, यही लिखना होता है। लेखक नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश नहीं पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के, ये है आपका जीवन सूत्रणानी। पाठ का नाम है जीवन सूत्रणानी। जीवन सूत्रणानी नामक पाठ से लिया गया है। इतनी बात लिखने के 2 अंक मिल जाएंगे आपको, बस पाठ का नाम। अब इसका अर्थ कैसे लिखोगे ये भी समझ लो, मैं बता देता हूँ। देखो अर्थ भी, अर्थ लिखोगे कि माता जो है गुरुतरा भूमि, माता गुरु मतलब भारी है, बड़ी है, भूमि माने भूमि से, माता भूमि से भी बड़ी है। खात पितोचा स्थाना मतलब जो क्या है, पिता का स्थान जो है, पिता स्थान, हाँ, पिता का स्थान जो है वो आसमान से भी ऊंचा है। मतलब माता भूमि से भी भारी है स्थान में, और पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतम वातात, मन जो है, वात माने हवा, मन जो है वो हवा से भी तेज चलता है। और चिंता बहुत तणात, और चिंता जो है वो शरीर को बिल्कुल खा जाती है। मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका यह मतलब हो गया। इतनी बात लिखोगे 3 नंबर मिलेंगे। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। अब अगर आप कह रहे हो कि हमें ये तो आता ही नहीं है, हम ये वाला करेंगे, तो ये वाला कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिखोगे संदर्भ। अच्छा, आप संदर्भ कैसे लिखोगे? देखो क्या लिखा हुआ है, अपदो दुर्गामी चा सा चिरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जाना तिसा पंडिता। यही तो है। अब देखो आप इसका आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे संदर्भ। क्या लिखोगे? संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के, ये किस पाठ का है? अपदो दुर्गामी चा साचो, ये है आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा का। कहाँ का है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। पढ़ा होगा आपने वो रेल वाला, कि इसमें एक ग्रामीण होता है, वो पहली पूछता है, ये वही वाला पाठ है। और पहली में यही चीज़ पूछता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो बताएंगे कि प्रस्तुत, फिर सुनो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इतनी बात हो गई। बस इस बात को लिखने से 2 नंबर मिल जाएंगे, इतनी बात लिखने के। और आप बताओ अब क्या हो गया यहाँ पर। अब आप एक काम और करेंगे, इसका अगर अर्थ भी लिख देंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर। बात समझना, अर्थ भी अगर लिख दोगे 3 नंबर। अर्थ क्या है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता। आ माने नहीं है, पदो माने पैर, कि जिसके पैर नहीं हैं, पैर जिसके पैर नहीं हैं, चा माने और साक्षरो ना, और ना पढ़ा लिखा है, चा पंडिता, ना चा पंडिता, और ना ही पंडित है ना, ऐसा नहीं। अपदो दूरगामी, आ माने नहीं है, पदो माने पैर, पैर नहीं है, दूरगामी दूर तक जाता है, चा माने और, साक्षरो ना चा पंडिता, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। क्या है? अमुखा स्फुट वक्ता, जो स्पष्ट बोलता है। क्या है? जो स्पष्ट बोलता है। चा यो जानात सा पंडिता, और जो इसे जानता है वही पंडित है। बात समझे कि पैर नहीं है, दूर तक जाता है, ठीक है, पढ़ा लिखा है पर पंडित नहीं है। मतलब क्या है? साक्षर, साक्षरा, साक्षर है, नाचा पंडित, लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलता है लेकिन पंडित नहीं। चायो जाना सा पंडित, जो इसे जान लेता है वही पंडित है, वही विद्वान है। और इसका उत्तर उसने बताया था पत्र, ध्यान होगा तुम्हें, इसी पाठ का था।
ये तो आप कर देंगे तो आपको मिलेंगे 3 नंबर और। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 5 नंबर का ये वाला संस्कृत, और 5 की ये संस्कृत 10, और 6 6 12 10 22, 50 में 22 का पढ़ा। अब आगे देखिएगा, आगे समझिएगा। आपके सामने अगला लिखा हुआ है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। समझिए बात आप लोग, किसी एक का उत्तर देना। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का है, ठीक है। अब मेरी आप लोग बात समझ लेना सही से, क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ पर खंड काव्य होते हैं, खंड काव्य, ठीक है। तो ये जिला के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे शाहजहाँपुर जिले के लिए अलग होगा, फर्रुखाबाद के लिए अलग, वाराणसी के लिए अलग हो जाएगा आपका, तो इलाहाबाद वहाँ के लिए, जैसे बरेली के लिए अलग लिखना होगा आपको, मुरादाबाद के लिए अलग लिखना होगा। तो अलग अलग होता है। अब जैसे आप, पता नहीं मुझे कि आप किस जिला के हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सारी चीज़ें दूंगा कि आप किस जिले के हैं। तो आपको ये तो पता होगा, स्कूलों में टीचरों ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है, कौन से किसको लिखने होते हैं। मैं तो पहले मुझे पता है यहाँ पर, जैसे जो भी शाहजहाँपुर कह लिए हैं वो समझो पहले, फर्रुखाबाद के लिए बताऊंगा अभी। तो ये नहीं करना है शाहजहाँपुर वालों को, ये सिर्फ देख लो, ऐसे ही कुछ नहीं करना है इसमें 5 वाले में। और इधर आ जाओ, ये भी नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, शाहजहाँपुर वालों के लिए नहीं करना है, ठीक है, शाहजहाँपुर वालों के लिए। आगे देखो फिर करना क्या है, फिर देखो, जो भी शाहजहाँपुर का निवासी है वो ये मातृभूमि वाले में से करेगा, और सिर्फ 2 में से कोई एक, चाहे आप पहले वाला कीजिए चाहे आप इसको कीजिए, कोई एक करेंगे आप। चाहे इसको करिए तो 3 नंबर मिल जाएंगे, और चाहे आप इसको करिए तब 3 नंबर मिल जाएंगे। करेंगे लेकिन कोई एक, चाहे इसको चाहे इसको, और बाकी जो भी हैं आप, ठीक है, मातृभूमि के लिए होता है, शाहजहाँपुर के लिए। बाकी ये सारे छोड़ने हैं आपको, ये कुछ नहीं करना है। जितने भी खंड काव्य आते हैं, बहुत से आते हैं, तो खाली शाहजहाँपुर वालों के लिए कौन सा हो जाएगा, खाली ये आप कीजिएगा, बाकी सब पेपर में दिया जाएगा। तो सिर्फ आप मातृभूमि वाला करेंगे। और देखो पेपर क्या कहता है वो भी समझो, पहले मैं आपको बता दूंगा वो भी। देखो कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य, आपने जो पढ़ा है उसमें से ये पूछ रहा है। चलिए मैं बता भी देता हूँ सारी चीज़ें अब। जैसे यहाँ पर था आपका मुक्तिदूत, ये किसके लिए होता है, जो आगरा में रहता है वो करता है। बस्ती, गाज़ीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये मुक्तिदूत वो लोग करेंगे। जैसे लिखा है मेवाड़ मुकुट, ये करेगा बुलंदशहर वाले, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, अमेठी, कुशीनगर, श्रावस्ती, ठीक है, ये लोग करेंगे मेवाड़ मुकुट। रश्मि रथी जैसे है देवरिया और इससे लगे हुए जिले जैसे कुशीनगर, ये हो जाएगा। आगे देखो, जैसे तुमुल करना होता है वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं, भदोई, चंदौली, औरैया, ये वाला। ज्योति जवाहर कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, रामपुर, गोंडा, कानपुर देहात, बलरामपुर, सोनभद्र। अग्र पूजा प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, मथुरा, कौशाम्बी, ये हो गया। अगर आप इन जिलों के हैं तो आप इन चीज़ों को करेंगे। जैसे लिखा हुआ जय सुभाष, ये होता है लखनऊ के लिए, सहारनपुर, अयोध्या, फैजाबाद कहते हैं जिसे, बांदा, झांसी, हरदोई, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, ललितपुर के लिए। और मातृभूमि के लिए होता है, ये कौन कौन से जिले वाले करेंगे, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, शामली, अमरोहा, संभल, इन जिलों के लोग करेंगे मातृभूमि के लिए। अगर आप इन जिलों से हैं तो मातृभूमि के लिए कीजिए। कर्ण वाला है, ये करेंगे अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, हाथरस, कासगंज, महोबा, इन जिलों के लोग करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है करमवीर, तो करमवीर करेंगे मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, ये करेंगे करमवीर। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो जो मैंने आपको समझाया है समझ गए हो किसको क्या करना है। तो बस, तो इसमें सिर्फ करना आपको, देखिए इतने क्वेश्चन लिखे हैं तो आप उत्तर नंबर 5 डालकर का आप चाहे 1 कीजिए चाहे 2 कीजिए, कोई सा कीजिए, करना एक ही है। और अपना जिला, मैंने आपको सभी जिले बताए भी, तो अपना जिला देख लीजिएगा कौन से जिले के आप हैं, बस उसी ज़िले को आप, या पता होगा आपको कि हमारे यहाँ ये चलता है, पता भी होगा ये, तो बस वही कीजिएगा। ये नहीं करना है कि जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पेपर देखा और पेपर में सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो कहते हैं कि क्या क्या करूँ मैं इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने ज़िले का केवल 1 क्वेश्चन लिखना है बस, ठीक है। समझ गए होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन तो आपको समझ में आए होंगे, 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब आगे का हो समझ लो आप। देखिए मैं समझा, आपको सारी चीज़ें दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। पूरा पेपर, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है ना पूरा पेपर, तो पूरे पेपर में कुछ बचे यादों के नाम से, कुछ नहीं बच सकता है। देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए का उल्लेख कीजिए।
जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ये पूछा गया है। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर के लिए रचनाएं, 5 मिलेंगे आपको, पूरे 5 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामदास निरंकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझसे कि ये बताइएगा सर कौन कौन सा याद करने आ जाएगा, तो आप अपनी किताब उठाइए। किताब में आपको जैसे मान लीजिएगा 8 पाठ हैं या 7 पाठ हैं, जो भी पाठ हैं, स्टार्टिंग से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप स्टार्टिंग से इन 4 पाठों के जीवन परिचय देख लीजिएगा। बस उनमें से एक 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा, एक देख लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। स्टार्टिंग के 4 पार्ट। और अगर आपको जीवन परिचय लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा लिख के दिखाऊंगा जीवन परिचय, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट में कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमें बता दीजिएगा आप, तो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, जीवन परिचय लिखेंगे। 5 नंबर का जीवन परिचय हो गया आपको एक, ये हो गया 6 नंबर का। अब आगे देखो, अब 6 नंबर का खा आपको दिया गया है, 6 नंबर में जीवन परिचय यहाँ पर भी है, इसमें कवि का जीवन परिचय पूछा गया है। ठीक है, बिहारी सूरदास महती शरणगुप्त, कोई एक करना है, वही कंडीशन यहाँ पर भी, मैं वही फिर आपको बताना हूँ। आप स्टार्टिंग से 4-5 पार्ट ले लीजिएगा केवल, बस 1 2 3 4 5। जैसे पहला पार्ट आपका था सूरदास का, उनका याद कर लीजिए, फिर आपका तुलसीदास, फिर खान, बिहारी, इनसे ही आ जाएगा, इन 4 से ही। ठीक है, तुलसी, रसखान, बिहारी, फिर लोग नहीं कहते हैं कि इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, मतलब आना ही आना है एक। तो आप फिर भी मैं बताता हूँ, आप 5 देख लीजिएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। 5 में से आपका 100% एक आ जाएगा, आपको करना तो सिर्फ एक ही है। 3 आते हैं तो एक कर लेंगे आप, मेरे हिसाब से तो 4 से ही आ जाएगा एक, 5 की तो बात छोड़ो। ये तो हो गए 5 नंबर के, 5 10 नंबर के तो जीवन परिचय हो गए। अब 7 नंबर क्वेश्चन समझो आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके लिए मिलेंगे 2 अंक। अब आप अपनी किताब देखिएगा, उसमें से श्लोक लिख लीजिएगा, 3, कम से कम 1 2 3 श्लोक याद कर लीजिएगा। संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के पाठ देखिए अपनी, संस्कृत जो है अनिवार्य संस्कृत, उसमें से कहीं पर भी 3 श्लोक लिख लो और इन 3 श्लोकों को सही से याद कर लो। फ्री के 2 नंबर, बिल्कुल फ्री के 2 नंबर होते हैं ये। अब इसमें कह दिया कि जो पेपर में ना आया हो, चलो हम पेपर की भी बात कर लेते हैं 1 मिनट। जैसे पेपर में 2 श्लोक आए हैं, ये देखो आए हैं, तो आपको ये वाले नहीं लिखने हैं। ये नहीं कि आपने याद कर लिया अपनों वाला ये लिख दो, श्लोक ये आप ये वाले नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप 3 याद कीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ 3 याद कीजिएगा, मान लीजिए आपने जो 2 याद किए और दोनों व्याख्या में आ गए, फिर आप क्या करोगे भाई, ये फ्री के 2 नंबर हैं, 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आपको फ्री में 2 अंक मिलेंगे। जब आपको फ्री की कोई चीज़ मिले, 2 अंक आपसे पहले कह दिया है कि पेपर में आउट ही है, आउट ही आना आना है, तो उसको तो याद करो। जैसे इंग्लिश में आती है पोएम लिखने के लिए, 3 नंबर की आती है, उसमें 4 अंक की पोएम लिखनी होती है, और उसमें पहले कह दिया जाता है कि पेपर में 3 अंक की पोएम लिखिए, पेपर में जो ना हो, मतलब समझिए, पोएम लिखिए जो पेपर में ना लिखी हो वो लिखो। ऐसे इसमें भी कह दिया गया है कि जो श्लोक पेपर में हो उसे नहीं लिखना है, दूसरा लिखो। तो इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। ठीक है, समझ गए बात। तो आप लोग समझ गए होंगे 7 नंबर क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये संस्कृत में 4 प्रश्न आते हैं, इनमें से किसी 2 के आपको उत्तर लिखने हैं और 2 के उत्तर लिखने से आपको मिलेंगे 2 अंक। जैसे लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, दूसरा है कि का भारतीय का संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, पूर्वाज केन सह युद्धम अकरोत, और चंद्रशेखरा का आसीत। यही तो था, इतना लिखा हुआ है। चलिए 1 2 तो मैं ही बता दूंगा। जैसे संस्कृत की सबसे खास अच्छी बात हमें लगती है यहाँ पर कि जैसे लिखा हुआ है का, तो इसकी जगह पे ही उत्तर लिखना है। तो का संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, तो आप लिख देंगे भारतीय। भारतीय क्या लिखोगे, ये आप लिख दोगे यहाँ पर, भारतीय संस्कृति सदा, पूरा ऐसे उतारोगे, गतिशीला वर्तते, इतना लिख दोगे, 1 नंबर आपका हो गया। सिर्फ भारतीय शब्द लिखने से 1 नंबर। और बताओ, देखो लिखा हुआ है पुरुराजा केन से युद्धम करो, तो केन है एक प्रश्न, सब ये हटाओ, यहाँ लिखो अलच्छेन्द्र, ये है अलच्छेन्द्र सिकंदर के साथ, तो अलच्छेन्द्र यहाँ पे लिख दोगे। तो आपको यहाँ पर लिखोगे पुरुराजा अलच्छेन्द्र
सह युद्धम अकरोत, हो गया 1 नंबर और आपका, 2 नंबर हो गए, बाकी छोड़ दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर हो गए। अब आगे देखो, मैं पूरा पेपर समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल आसानी तरीके से। आगे लिखा हुआ ये देखो, समझो। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द है, ठीक है। 1 + 6 7 नंबर का मतलब ये है। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप और वरदान, यातायात के नियम, जनसंख्या, लाभ या हानि। ये आ गया आपका निबंध, कितने नंबर का? 7 नंबर का। 2-3 पेजों में इसको लिखिएगा, हेडिंग वगैरह डालकर। पहले हेडिंग देखिए, निबंध कोई भी हो, कोई भी निबंध हो, क्या लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रस्तावना की, ये डालना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना, इसके बारे में लिखना होता है। और लास्ट में कौन सी हेडिंग डालोगे? लिखोगे उपसंहार, उपसंहार लिखोगे या निष्कर्ष, जो आपको अच्छा लगे उनमें से एक लास्ट हेडिंग डाल दो, चाहे उपसंहार चाहे निष्कर्ष। बीच में आप कोई भी हेडिंग डालें उसके रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 हेडिंग आप जरूर डालना, अच्छे नंबर चाहते हो तो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो। ये हो गया 7 नंबर का। अच्छा, उसके बाद देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना होने पर उल्लेख हो। 4 नंबर का है। अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। कोई एक इनमें से कर लीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ एक बार पेपर का, देख लो, थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पेपर देने जा रहे हो ना, टेंशन फ्री हो के जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। देखो, पहले तो आपको एक OMR मिलेगा पेपर में, उस OMR में आपको करना होगा 20 क्वेश्चन। आपको पता है कि आपका पेपर कब है? आपका पेपर है 18 फरवरी 2026 को, यही तो है। तो अब यहाँ पे समझो बात। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20। OMR पे कर दीजिएगा, मैंने सारे आंसर बताए हैं आपको, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद में क्या मिलेगा आपको? सबसे पहला क्वेश्चन समझो ध्यान से। पहला क्वेश्चन गद्यांश का व्याख्या मिलेगा 6 नंबर का। पहला में से 2 आएंगे, चाहे इसको करो चाहे इसको, एक को करना है एक को नहीं करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी व्याख्या होगी, पद की व्याख्या, एक छोड़ दो एक कर लो, केवल जो अच्छा हो वो। तीसरे नंबर पर भी आपकी 2 व्याख्या होगी, कोई एक छोड़ना है एक करना है। चौथे नंबर पर भी आपकी व्याख्या होगी संस्कृत की, कोई एक कीजिए कोई एक छोड़ दीजिए। 5वें नंबर पर आपका होगा खंड काव्य, कोई एक करना है अपने जिले का, वो भी उन 2 में 2 आते हैं अपने जिले के, उनमें से कोई एक। 6 नंबर पर क्या है आपका? 6 नंबर पर है आपका जीवन परिचय, कोई एक। मैंने बताया स्टार्टिंग के केवल 4, बस वो देख लीजिए, हो जाएगा उनमें से। इसमें भी 6 नंबर में आता है, ठीक। 7 नंबर का एक श्लोक, 8 में क्वेश्चन आंसर, 9 में निबंध और 10 में आपका लेटर या प्रार्थना पत्र, जो भी आए। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट पेज पर, वो भी देख लो बस। और हिंदी का पेपर देख रहा हूँ आराम से, टेंशन फ्री होकर देखो। मैं सारी बातें बता देता हूँ। हिंदी आप अगर देखेंगे तो हिंदी का एनालिसिस पूरा है यहाँ पर 20+50, क्योंकि मैं 70 नंबर की ये बात करूँगा। 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। 20 का हो गया OMR, जो OMR पे करना है उसको हटाओ एक तरफ। 50 की बात मैं और करूँगा। 50 में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका व्याख्या का, ठीक, जो आपका पाठ है हिंदी के, जिसे हम कहते हैं गद्य। व्याख्या 2 आएंगी, कोई एक करनी होगी 6 नंबर की, कोई एक करेंगे। ऐसे दूसरे नंबर पर व्याख्या आएगी किसकी? पद्य की, 2 आएंगी, करनी होगी सिर्फ एक 6 नंबर की। तीसरे नंबर पर संस्कृत आएगी। संस्कृत में क्या आएगा? संस्कृत में गद्य आएगा जिसका संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या लिखनी होगी, मतलब अर्थ, 5 नंबर का। चौथा क्वेश्चन आएगा संस्कृत का ही आएगा, इसमें होगा पद्य, इसमें आपको करनी होगी व्याख्या, ये भी 5 नंबर की, बताओ। और 5वां क्वेश्चन आपका आएगा खंड काव्य। क्या आएगा? ये आएगा आपका खंड काव्य। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। मैं नंबर जुड़वा दूंगा अभी, इतनी चीज़। और आगे देखो, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझेंगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है? जीवन परिचय। 6 के 2 खंड आते हैं, एक का एक खा। 6 के का में भी आता है जीवन परिचय, खा में भी आता है। एक होता है गद्य का, एक पद्य का। मैंने आपको बताया कि पाठ आपके हैं जीवन परिचय, आप वो याद कर लीजिएगा। स्टार्टिंग के 4 उनका, उनके भी 4, इसमें भी 4। तो ये आता है आपका 5 नंबर का, ये भी आता है आपका 5 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको श्लोक याद कर लीजिएगा 3, कोई 3 श्लोक याद कर लो, एक हो जाएगा। 2 नंबर का ये आता है।
8 नंबर में आते हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर, 2 नंबर के आते हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर 2 नंबर के। और 9 नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9 नंबर में क्या आता है, निबंध। निबंध आता है 7 नंबर का, मैं नंबर जुड़वा दूंगा अभी 7 का, ठीक है। और 10 नंबर में आपका आता है लेटर या एप्लीकेशन, जो भी प्रार्थना पत्र हो। अब नंबर जोड़ो, देखो 6 और 6 12 और 10 22 और 3 25, 5 30, 35, 36 37, 38 39 और 1 40 और 6 46 और 4 नंबर का ये आता है 46 और 4 कितने हो गए 50। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 की हमारी आती है। इस प्रकार से मिला जुलाकर आपका पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये 4 नंबर का है ना। तो मैंने आपको पूरा पेपर समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और समझ में ना आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया हो तभी लाइक करना है, ठीक है। वो कोई रिक्वेस्ट नहीं आपसे करना हो कि नहीं आप लाइक ही कर दीजिए, हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी चीज़ों को। और दूसरी बात है कि हमारा ये चैनल है सिर्फ क्लास 10 के लिए है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्या डिमांड है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।